हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज के इस बैंकिंग वर्टिकल पे। मेरा नाम है शांतनु और आज मैं आपके सामने जो एक न्यूज लेके आया हूं या जो कह सकते हैं वीडियो लेके आया हूं, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्म भरेंगे एसबीआई क्लर्क का। एसबीआई क्लर्क लगभग 13,700 वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है और इस बड़ी वैकेंसी में यहाँ पे बहुत सारे लोग फॉर्म को भरेंगे भी, अप्लाई भी करेंगे। लास्ट डेट आपका 7 तारीख को है। फॉर्म भरने के पहले कुछ चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर वही आपका डाउट बहुत सारा रहता है कि सर ये चीज कैसे होगी, नाम सर कौन सा डालेंगे, हमारे आधार कार्ड पे ये नाम है, वो वहां पे वो नाम है। बहुत सारे डाउट्स होते हैं, सर पापा का नाम 10th की मार्कशीट में ये लिखा गया है, आधार कार्ड में ये लिखा गया है, क्या करें? क्योंकि ये सब चीजें बाद में बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे कि फॉर्म भरना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फॉर्म भरने से पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि कुछ मिस्टेक्स हम ना करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर आपने अपना फॉर्म भर लिया है तो वेल एंड गुड। अगर आपका मूड यहाँ पर है कि अभी फॉर्म हम भरने वाले हैं तो कैसे और किस तरीके से इसको भरेंगे। ठीक है, आप सभी को पता है थोड़ा सा वेट कराया एसबीआई ने, लेकिन वैकेंसी बहुत बड़े नंबर पे दी है, तो ठीक है, थोड़ा इंतजार अच्छा लगा यहाँ पे क्योंकि बहुत नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। आपको एक सीट चाहिए। फॉर्म भरते समय कोशिश कीजिएगा कि आप फॉर्म की सारी डिटेल्स को बहुत ध्यान से पढ़ें। जितना अच्छे से आप डिटेल्स को पढ़ेंगे उतना अच्छे से रिलैक्स होकर फॉर्म भरेंगे। और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आज आपने फॉर्म भरना शुरू किया तो आज के आज ही आप फॉर्म भरेंगे, नहीं। आप चाहे तो रिलैक्स होकर, आज आपने फॉर्म का कुछ पोर्शन भर दिया, कुछ 2 घंटे बाद भर दिया, कुछ कल भर दिया, 7 तारीख लास्ट डेट है, उसके पहले तक आपका फॉर्म सबमिट होना चाहिए। आपका जो फीस है वो आपको वहां पे पे करना होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे और कह सकते हैं कि खतरनाक बात भी यहां पे हो सकती है कि एक बार आपने पेमेंट कर दिया तो फिर वो फॉर्म आपका भरा जा चुका है। अब फिर उसमें कुछ मिस्टेक से एरर होगी तो आपको बहुत प्रॉब्लम जाने वाली है। स्पेशली वो एरर आपकी कहां पे होगी? प्रीलिम्स का एग्जाम तो आपको देने मिल जाएगा, मेंस का एग्जाम भी देने मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको बहुत दिक्कत जाने वाली है। और ऐसा हो भी सकता है कि आपने मेंस का एग्जाम दिया और उसके बाद आपका सिलेक्शन ना हो ड्यू टू योर डॉक्यूमेंट, जो भी एरर आपने किया था। तो थोड़ा सा अगर फॉर्म खुद से भरते हैं तो ज्यादा बेटर है, रेदर देन कि आप किसी पोर्टल वाले के पास जाते हैं और उससे कहते हैं ऑनलाइन वाले से कि भैया हमारा फॉर्म भर दीजिए, और वो इतने स्पीड में इतना जल्दी जल्दी चीजें करते हैं कि हो सकता है पापा के नाम के स्पेलिंग गलत डाल दें जल्दी जल्दी में, है ना। मान लो उनका नाम सुधाकर है तो कर की जगह KAR ना करके KR कर दिया जल्दी जल्दी में। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फॉर्म खुद से भरिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं। अब इस वैकेंसी में थोड़ा सा जरूरी चीज आपको जानना जो है, फॉर्म रिजेक्शन आपका ना हो, इस वजह से आपको ये चीज मैंने बना के आपको दी है। सबसे जरूरी चीज है, ठीक है, कि जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो कोशिश कीजिए कि ऑफिशियल वेबसाइट जो है sbi.co.in पे, ठीक है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी जो बेटा, आप वहां से इसका फॉर्म लिंक लेके फॉर्म फिल करें इसका। ठीक है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है बच्चों वो है SBI, ठीक है, .co.in है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, यहां से आप जाके फॉर्म इसका भर सकते हैं। वहां पे सब कुछ मेंशन दिया होगा। फॉर्म भरने के साथ साथ आप एक बार पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो है ना, जो नोटिफिकेशन आपका दिया गया है, ध्यान से समझिएगा, जो नोटिफिकेशन आपका आया हुआ है उस नोटिफिकेशन को आप पूरा, जितने भी पेजेस हैं सबको अपने लैपटॉप में खोल के रखिएगा। क्यों? क्योंकि उसका डेटा, सही डेटा जो है, आपको YouTube में शायद कोई ना अच्छे से बता पाए, वो डेटा सारा कुछ इसमें मिला रहेगा कि सिग्नेचर का साइज कितना होना चाहिए, आपका डिक्लेरेशन आपको क्या करना है, आपका जो फोटो का साइज होगा वो कितना होना चाहिए, सारा चीज आपको वहां पे मेंशन है। तो आप उसको एक बार पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। किसी चीज का भी डाउट अगर आपके पास है तो वो सारा सॉल्यूशन उसी नोटिफिकेशन के अंदर है, जो पूरे पेजेस हैं। अगर आपको एज के रिगार्डिंग डाउट है तो आप तुरंत एज वाले पोर्शन पे चले जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा। आपको अगर क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग डाउट है तो भी आपको मिल जाएगा। आपको डिक्लेरेशन में लिखना क्या है वो डाउट है वो भी मिल जाएगा, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ बता पाऊं। ठीक है, मैंने क्या बताया कि नोटिफिकेशन प्रॉपर ओपन करना, इसमें जो अलग अलग फेज में आपको फॉर्म भरने को दिया जाएगा, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपका 10th की जो मार्कशीट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत समझिएगा इस चीज को जो मैं बताने जा रहा हूं। 10th की जो आपकी मार्कशीट है, ठीक है, मार्कशीट जो आपके 10th की है उसको जरूर खोल के रखिएगा। ठीक है, 10th की मार्कशीट का जो डेटा आपके पास है वही आपका सबसे ओरिजिनल डेटा होगा, क्योंकि आधार कार्ड पे कभी कभी हमारा डेटा गलत हो जाता है। आधार कार्ड पे हमारे नाम की स्पेलिंग गलत हो जाती है, आधार कार्ड पे पापा के नाम की स्पेलिंग गलत हो जाती है, तो आप उनको लेके या वोटर आईडी कार्ड को लेके मत बैठिएगा कि उसका जो डेटा उसको उठा के हम रखें। इवन एड्रेस तक
आपका जो एड्रेस 10th की मार्कशीट में है वही आप सब कुछ मेंशन करेंगे, ठीक है। बस एक चीज 10th की मार्कशीट की आपको अप्लाई नहीं करनी है, विच इज फोटोग्राफ। उस जमाने का फोटोग्राफ मत लगाइएगा, बाकी सब कुछ वहां से पिक कीजिएगा। इस मार्कशीट में जो भी आपका नाम है, ठीक है, आपका नाम जो भी है उसको आप प्रॉपर फिल कीजिएगा, योर नेम, ठीक है। आपके पापा का नाम जो है वो प्रॉपर ध्यान रखना। कई कई बार क्या होता है ना कि पापा का नाम आधार कार्ड में मान लो प्रशांत कुमार राय है ना, और 10th की मार्कशीट में प्रशांत राय लिखा हुआ है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि कुमार राय मत लिखना, राय ही लिखना। समझना कि एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे मैं, ठीक है। तो फादर्स नेम, तो कोशिश कीजिएगा कि पापा का जो नाम, सब कुछ 10th की मार्कशीट के रिस्पेक्ट में आप फॉर्म भरने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे विशेष रूप से ध्यान रखें। मम्मी का नाम भी आप ध्यान रखिएगा। आप जब फॉर्म भरेंगे ना तो वहां पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम जरूर होगा। कई बार जल्दीबाजी में लोग क्या करते हैं, फर्स्ट नेम की जगह नाम लिखा और मिडिल नेम की जगह सरनेम लिख देते हैं। ये सब चीजें मत करिएगा, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपके साथ, ठीक है। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर फॉर्म सबमिट करने के बाद शिट हमसे वो गलती होगी, फिर हमको मैसेजेस करते हैं कि सर हमसे ये गलती होगी, बताइए हम क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते आप, वो फॉर्म आपका कैंसिल है। आप या तो फिर से फॉर्म भरिए उसका दोबारा से, फिर से पैसे पे कीजिए, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये सब बेसिक चीजें जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, सेल्फ इंफॉर्मेशन है, सेल्फ इन्फो जो भी आपकी दी गई है बच्चों, वो आप थोड़ा सा केयरफुली फिल करेंगे। आप एक बार जब कोई चीज फिल करेंगे तो थोड़ा सा देख लीजिएगा कि जो आपने फिल करा है वो सही है कि नहीं है। अगर मिडिल नेम नहीं है तो मिडिल नेम वाला ब्लॉक खाली छोड़ दीजिएगा, लास्ट नेम लिखिएगा, चाहे अपना हो या पापा का हो या कुछ भी हो। क्लियर हो गया है। अगर पापा, खुदा ना खास्ता किसी के पापा अगर नहीं एक्सपायर कर गए तो वहां पे लेट करके मत लगाना, ऐसे लेट और किसी का XYZ नाम लिख दिया, लेट वर्ड नहीं लगाते बेटा। आप मिस्टर मिसेस जो भी वहां पे मेंशन होगा उसके बाद सीधे उनका नाम लिखना, लेट वगैरह मत लगाना, ठीक है, नहीं तो सब आपका गड़बड़ हो जाएगा। वो अपने आप में नाम कंसीडर मान लिया जाएगा। कई बच्चे मैंने देखा कि कई बच्चे फॉर्म में ऐसा कर देते हैं कि पिताजी का मान लीजिए स्वर्गवास हो गया तो उन्होंने लिख दिया लेट XYZ सिंह, तो उनका जो नाम आया है ना वो एक्चुअली लेट उनको नाम में कंसीडर कर लिया उस फॉर्म में। समझ में आई बात। तो ध्यान रखना, ये बहुत बेसिक चीज है जो आपको यहां पे जाननी है। इसके अलावा ध्यान रखने वाली बात यहां पे जो भी है कि आप, कई बच्चे डाउट पूछते हैं, कई बच्चे यहां पे डाउट पूछते हैं कि सर मेरे पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो मैं क्या करूं। सर यहां पे कंप्यूटर की डिग्री नहीं है, मैं क्या करूं। देयर इज नो डिग्री यहां पे SBI क्लर्क में मांगी गई। वहां पे आपका नॉलेज इंपॉर्टेंट है, और नॉलेज के बाद डॉक्यूमेंटेशन में आपको बस ये मेंशन करना होता है कि हाँ हमें थोड़ा बेसिक नॉलेज SBI का कंप्यूटर का आता है, वो जरूरी है। आप एक बार पढ़ लीजिएगा। वहां पे अगर सर्टिफिकेट मांगता है तो आप उसको यस कर देना। वहां पे अगर ऐसा कुछ बोला तो नहीं गया शायद, अगर मांगता है तो आप उसको यस कर देना। सर्टिफिकेट 2 महीने में, 3 महीने में आपका बन जाता है। आप कोई भी बेसिक कोर्स कर सकते हैं, उसका डायरेक्टली आप सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको कंप्यूटर तो आता ही आता है। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो मतलब आपको सारी चीजें पता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन है, एज का, कैटेगरी का ध्यान रखना। एज आपकी जो बोली गई है उसमें डेट ऑफ बर्थ जो आपका है, डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट का ही एक्सेप्ट करना बेटा। कई कई बार क्या होता है ना कि कई बच्चों का डेट ऑफ बर्थ बढ़ा के मम्मी पापा लिखवाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पैदा होता है 1990 में, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, और उसके मम्मी पापा ने उसका नाम जो लिखवाया है स्कूल में वो 1991 का लिखवाया है, लेकिन बच्चों को ये बात पता है कि मैं 1990 में पैदा हुआ हूं, तो क्या कर देगा, जल्दीबाजी में 1990 लिख देगा। कहां पे, अपने डेटा में। नहीं, 1991 लिखेगा। जो 10th की मार्कशीट का इंफॉर्मेशन है, चाहे वो एड्रेस हो, घर का परमानेंट एड्रेस हो, ये सारी चीजें, ठीक है। इसके अलावा लैंग्वेज वाला जो डेटा है वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि लैंग्वेज जो आपको लेना है बेटा, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो यूपी से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से फॉर्म फिल करते हैं। हिंदी स्टेट से आप हो तो आपका याद रखना कि लैंग्वेज जो होगी, जैसे वहां पे मेंशन करेगा रीजन, ऐसा कुछ बोलेगा, रीजन या कुछ ऐसा मेंशन वहां पे वर्ड है, तो वहां पे आप ध्यान रखना। आप मान लीजिए लखनऊ से बिलोंग करते हैं तो आप लखनऊ डालेंगे, है ना। मंडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, वो आप फॉर्म में मेंशन है, तो वहां पे आप लखनऊ से डाल दीजिएगा। अब लखनऊ मान लीजिए आपका सेंटर, मतलब आपने अपना फॉर्म भरा लखनऊ से एग्जाम्पल, और लखनऊ में आपको पता है कि कौन कौन सी भाषाएं हैं, आप उन भाषाओं को पढ़ना बोलना जानते हैं। जैसे वहां पे भाषाएं 3 आपको मिलेंगी, एक हिंदी मिलेगी, एक इंग्लिश मिलेगी, एक शायद उर्दू मिलेगी। तो अगर आपने उर्दू पढ़ी तो यस करिए, नहीं तो आप हिंदी और इंग्लिश को यहाँ पे प्रेफरेंस दे सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। आपकी प्राइमरी भाषा क्या है, हिंदी है, तो आप प्रॉपर हिंदी लिखिएगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए आप महाराष्ट्र से फॉर्म भर रहे हैं, कई बच्चों के दिमाग में रहता है कि महाराष्ट्र से फॉर्म भरते हैं वहां कट ऑफ कम जाती है एग्जाम्पल, तो ध्यान रखना
अगर आप आपके लोकल स्टेट से होके दूसरे स्टेट से फॉर्म भरते हैं, दूसरे किसी स्टेट से फॉर्म भरते हैं, तो आपको उस स्टेट की लोकल भाषा पता होनी चाहिए, वहां की लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए। उसके लिए आपको जो बोर्ड होता है एक एलपीटी क्या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट करवाता है, ठीक है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपको उस स्टेट की जो लोकल भाषा है, जैसे महाराष्ट्र की मराठी, अगर आपको मराठी लिखना बोलना आता है तो आप वहां से फॉर्म भरिए। ये क्लर्क में होता है स्पेशली, क्योंकि आप क्लर्क में कस्टमर से डील करते हैं, ठीक है। तो आपको एलपीटी देना पड़ेगा। अगर आप अपने लोकल स्टेट से हैं तो आपको ये टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी वो भाषा पता है। अगर आप हिंदी स्टेट से हैं तो आपको ये टेस्ट क्यों देना पड़ेगा, तो आपको पता ही है। लेकिन आप कहीं अदर स्टेट से जाते हैं, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, मेंस क्लियर हो जाता है, तो आपको एलपीटी यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप किस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सर मुझे हिंदी और इंग्लिश ही आती है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ हिंदी स्टेट से फॉर्म भरेंगे। मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, है ना, आप दिल्ली से भी फॉर्म भर सकते हैं। आप इसके अलावा जो भी हिंदी स्टेट्स हैं, बिहार हो गया, यूपी हो गया, आप फॉर्म भर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये बात विशेषता आपको बतानी थी मुझे। कई बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं लैंग्वेज चूज करने में, ठीक है। वहां पे एग्जाम का मोड भी पूछेगा कि एग्जाम की लैंग्वेज आपको क्या रखना है, हिंदी इंग्लिश जो भी आप उसको टिक करेंगे तो उसी लैंग्वेज में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि ये चीज आपको एग्जाम में भी मिलता है कि आपको लैंग्वेज चेक टेस्ट करने का, लैंग्वेज जो है आपका सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो आप वहां पर चेक कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने लैंग्वेज यहाँ इंग्लिश चेक कर दिया और फिर हमारे दिमाग में टेंशन आ गया, शिट हमने इंग्लिश कर दिया, क्या करें। तो एग्जाम हॉल में जब आप पेपर आपके सामने खुलेगा तो वहां पे पहले ही आपको पेज पे आ जाएगा कि आपकी लैंग्वेज आप क्या रखना चाहते हैं, तो आप हिंदी कर दीजिए, ठीक है। और आपको लग रहा है कि कोई प्रश्न आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, तो वहीं पे ऑप्शन होता है, उसी प्रश्न के ऊपर ऑप्शन यहाँ रहता है, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं आप उसका, ठीक है, सिर्फ अंग्रेजी के पेपर को छोड़ के। आगे ध्यान रखिएगा, ये चीज मैंने आपको बता दी, डेट ऑफ बर्थ वाला डेटा मैंने आपको बता दिया। एक्स सर्विसमैन अगर आप नहीं है, डिसेबल नहीं है, तो सब कुछ कॉलम पढ़ लेना, सब कुछ वहां लिखा होगा। जो चीज आप नहीं है उसको नो कर देना, जिसमें आपको लगता है कि आप हैं उसको आप यस कर देना, ठीक है। अंतिम जो चीज मुझे आपको बतानी यहाँ पे, डिक्लेरेशन फॉर्म जो होता है, सर फोटो जो है वो आपकी याद रखना है, पीएनजी फाइल में आपका सपोर्ट नहीं करेगा। कई बच्चे पीएनजी फाइल में उसको डालेंगे, और सुन लीजिएगा, जो फोटो आप फॉर्म पे लगाएंगे, जो भी फोटो आप फॉर्म पे लगाएंगे, उस फोटो की 8 से 10 कॉपी करवा लीजिएगा, क्योंकि वही फोटो उस एग्जाम में आपके लास्ट तक रहेगी। जो फोटो आप फॉर्म पे लगा रहे हैं, मतलब फोटो आप लगा रहे हैं फॉर्म पे, सफेद रंग की शर्ट में आप खड़े हैं, और फिर आप जा रहे हैं दूसरे, जब एडमिट कार्ड के लिए जा रहे हैं तो वहां पे नारंगी रंग की शर्ट पहन के जा रहे हैं, नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। जो फोटो आपने लगाई है फॉर्म पे, वही फोटो आपकी पूरे लास्ट तक रहेगी, जब तक आप एसबीआई क्लर्क बन नहीं जाते, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कई बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं मुझसे कि सर मैं चश्मा लगाता हूं तो चश्मा निकाल के मैंने फोटो खिंचा ली तो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि एग्जाम में चश्मा पहन के जाऊंगा। भाई अगर आप चश्मा लगाते हो तो चश्मा लगा के ही फोटो खिंचाओ, ठीक है। चलिए, सिग्नेचर एक बड़ा मुद्दा है जिसपे कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सिग्नेचर पे। तो बेटा जो आपका साइन होता है, ठीक है, आपका साइन कोशिश कीजिएगा वही साइन आप करें जो आप बैंक में करते हैं। जैसे बैंक का पासबुक वगैरह है, उसके लिए जो आप साइन करते हैं उसी साइन को आप क्या करेंगे, वहां पे फिल करेंगे, उसी साइन को लेके आप फाइनली लेके जाएंगे लास्ट तक। ऐसा नहीं कि बैंक में आप साइन करते हैं हिंदी में, यहां आपने कहा कि अरे मैं तो बैंक का फॉर्म भर रहा हूं, मैं इंग्लिश में साइन करूंगा, नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं होगा आपका। अगर आपने हिंदी में कर दिया तो वो साइन आपका परमानेंट साइन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि सिग्नेचर वही रखें जो आपका फाइनली सिग्नेचर, मतलब आप अपना नाम लिखते हैं, अगर आप नाम हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में लिखिए, जिस तरीके से आप साइन करते हैं वही साइन आपका एक्सेप्ट होगा। उसका भी ध्यान रखिएगा, जब सिग्नेचर करके उस साइन को अपलोड करेंगे तो सिग्नेचर जो है वो या तो ब्लैक पेन से करिएगा या फिर ब्लू पेन से करिएगा। ये आपका नोटिफिकेशन में ये बात मेंशन है, आप लाल पेन से या हरे पेन से मत कर दीजिएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सेल्फ डिक्लेरेशन होता है लास्ट में, सेल्फ डिक्लेरेशन के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, अपना पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, सेल्फ डिक्लेरेशन जो होगा कि आपको डिक्लेयर करना होगा, वो डिक्लेरेशन आपको क्या करना होगा, एक व्हाइट पेपर पे, समझिएगा ध्यान से, व्हाइट पेपर पे जो बिल्कुल ब्लैंक हो, उस पर लाइनिंग ना हो, एक व्हाइट पेपर पे आप ब्लैक और ब्लू पेन से यहां पे डिक्लेयर करते हैं। इंग्लिश में वहां पे लिखा रहता है, आप कहोगे सर ये चीज मैं कहां से लिखूं, क्या लिखना वो भी बता दो। तो सर आपका जो नोटिफिकेशन है ना, जो आपका नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन का पेज नंबर 9, आप उस पे जाना, वहां पे क्या लिखा है, क्या लिखना है सेल्फ डिक्लेरेशन में, वो आपका पूरा वहां पे लिखा हुआ है। बस वहां पे अपना नाम,
आप मेंशन कर देंगे, बाकी सारी चीजें एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेना आपको, ठीक है। पेज नंबर 9 में ये चीज मेंशन है, तो आप वहां से जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन करने के बाद लास्ट में फिर आप पेमेंट पे आ जाते हैं। पेमेंट पे आने के बाद अच्छा एक बात और ध्यान रखना, कई बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, सर मैं उत्तर प्रदेश से हूं तो सेंटर मैं एग्जाम भर रहा हूं कहां से, किसी दूसरे स्टेट से, तो क्या मैं सेंटर अपने लोकल जगह पे डाल सकता हूं? तो यस, अगर वहां पे ऑप्शन है तो आप डाल सकते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आप सेंटर लोकल ही ऐसा नहीं कि आपने मध्य प्रदेश से फॉर्म भरा तो आप एग्जाम मध्य प्रदेश ही देने जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि फॉर्म आपको यूपी में ही देना हो। तो वहां पे ऑप्शन में अगर चेक कर लीजिएगा, सेंटर का भी मेंशन दिया गया कि आप सेंटर कहां रखना चाहते हैं, तो आपको सेंटर उसी मतलब जैसे यूपी में रखना चाहते हैं तो यूपी में आपको मिल जाएगा, जहां भी आपका सेंटर उसमें सेंटर मेंशन होंगे। तो बनारस में रखना चाहते हैं, इलाहाबाद रखना चाहते हैं जो प्रयागराज हो चुका है, लखनऊ रखना चाहते हैं तो वहां पे वो चीज मेंशन है, तो आप सेंटर अपना आसपास दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने बिहार से फॉर्म भरा, आप राजस्थान से हैं तो उठ के जा रहे हैं राजस्थान एग्जाम देने, ऐसा कुछ नहीं है। सेंटर जो है आप जो मेंशन करते हैं वहीं पे आपको एग्जाम देने मिलता है, ठीक है। अब जरूरी चीज यहाँ पे जो आपको जाननी है वो ये है, जब आप पेमेंट करते हैं, देखो ये करने के बाद आप चाहेंगे तो इस डेटा को पूरा सेव करके रख सकते हैं, अगले दिन एक बार फिर से पढ़ के फिर आप इसका पेमेंट करें। पेमेंट करने के बाद आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं। 7 तारीख तक आप इसको चाहे बार बार पढ़ लीजिए, लास्ट में पेमेंट करेंगे। पेमेंट का जो माध्यम होगा वो नॉर्मल जैसे आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी करते हैं, पेमेंट आप ध्यान से करिएगा। पेमेंट करने के बाद आप चेक कर लीजिएगा, आपको एक मैसेज आएगा, है ना, मैसेज आएगा कि आपका फॉर्म पेमेंट हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि आपने फॉर्म सक्सेसफुली फिल कर दिया है। वहां पे भी मेंशन होगा कि हाँ सक्सेसफुली आपका फॉर्म जो है वो सबमिटेड हो गया है, तो आपने फॉर्म सबमिट हो गया। ये नहीं कि पेमेंट करने के बाद आप बंद करके चले गए, हाँ चलो ठीक है हो गया, नहीं, आप प्रॉपर डेटा देख लीजिएगा। और पेमेंट करने से पहले मैं फिर से बोलूंगा, जो भी इंफॉर्मेशन आपने डाली है, चाहे डेट ऑफ बर्थ डाली है, चाहे आपने सेंटर डाला है, चाहे आपने लैंग्वेज डाली है, चाहे मम्मी का नाम पापा का नाम, आपका जो भी है पिन कोड जो है, सब कुछ जो है आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म भरा और रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग पेमेंट करके छोड़ देते हैं और मोबाइल वगैरह नहीं देखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पेमेंट किसी कारण वजह से फेल भी हो जाता है, नेटवर्क या किसी चीज के कारण से पेमेंट फेल हो जाता है। और जब पेमेंट फेल हो गया है और हम ध्यान नहीं देते, मोबाइल में मैसेज हमारे पास इतने सारे आते रहते हैं कि हम ध्यान ही नहीं देते कि वो मैसेज भी है। आपको एसबीआई की तरफ से एक मैसेज भी आता है कि भाई आपका पेमेंट फेल हो गया है, वो पेमेंट आपको रिटर्न भी आ जाता है और हम ध्यान नहीं देते। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि 7 तारीख तक, इसीलिए पहले की ये सब चीजें की जाती है कि जितना जल्दी फॉर्म आप भर लो, ताकि पेमेंट आप करते हो, अनफॉर्चुनेटली अगर पेमेंट फेल हो गया किसी कारणवश, तो आपके पास मौका रहे आप उसको फिर से पेमेंट रीपेमेंट कर पाओ। समझ में आई बात? ऐसा नहीं कि पेमेंट नहीं हो पाया तो आपका फॉर्म फिर से भरना, सारा डेटा आपका रहता है। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले प्रायोरिटी जल्दी से जाके फॉर्म भरिए और विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका पेपर आप जब दें बहुत अच्छे से दें, आपका सिलेक्शन हो। और हमारी खान ग्लोबल स्टडीज की जो बैंकिंग टीम है, जो आपको बहुत ही कह सकते हैं कि एकदम दमदार तरीके से, मोटिवेशनल तरीके से आपको यहाँ पे सेशंस पढ़ा रही है, तो उनकी वाईटी क्लासेस देखिए। और हमारा जो एक स्पेशल बैच आप लोगों के लिए चल रहा है, एसबीआई का टारगेट बैच, एसबीआई क्लर्क का ये टारगेट बैच है बच्चों, ये वो बैच है जहां पे आपको एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स और मेंस दोनों की क्लासेस आपको मिलेंगी जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते। बहुत सस्ता प्राइस है, 399 रुपए का प्राइस है। जल्दी से जाके इस बैच को आप परचेस कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ के सिलेक्शन की नींव पक्की कर लीजिए। थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है जो आपको यहाँ पे जानना है तो आप कमेंट करके बताना। एक छोटी चीज और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि इसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन वाले ही फॉर्म भर सकते हैं, 12th वाले बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर। वीडियो को शेयर कीजिएगा। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर उसको आप पिंग करिएगा, उसको पर्सनली मैं रिप्लाई करूंगा और मुझे लगेगा कि मुझे कुछ पे वीडियो बनानी चाहिए तो मैं उस पर वीडियो बना के भी आपको दे दूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।